क्या अगर 4 जून से पहले के नरेंद्र मोदी क्या माफी मांगते महाराष्ट्र में जाकर? प्रशांत टंडन जी, जरा 4 जून से पहले के नरेंद्र मोदी को और 4 जून के बाद के नरेंद्र मोदी को देखिए, और उस पर अगर हम चर्चा करें, सिर्फ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर उसी पे चर्चा करें तो बहुत कुछ बदल चुका है। और इसीलिए चिराग पासवान भी यहां हल्ला बोल कर रहे हैं, इसीलिए चंपाई सोरेन उधर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, चंपाई सोरेन की कितनी बड़ी बेइज्जती आज हुई है। इतना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या एक बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पटका नहीं पहना सकते था? क्या गृह मंत्री नहीं पहना सकते थे? किसने पहनाया? किसने सदस्यता ग्रहण करवाई रांची में? याद कीजिए। असम के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, ये हालत कर दिया गया। ऐसी हालत हो गई चंपाई सोरेन की। तो ये परिवर्तन, और उस परिवर्तन में चूंकि वो ऑलरेडी बीजेपी में अब जा चुके हैं, लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है, आपके जरिए समझना चाहता हूं प्रशांत जी, कि क्या नरेंद्र मोदी 4 जून से पहले वाले और 4 जून के बाद वाले अगर देखा जाए, उसमें बीजेपी का भविष्य, उसमें आने वाले समय में जितने चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव, तो 5 राज्यों के तो महत्वपूर्ण, उसके अलावा अगले साल दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जो बिहार में चुनाव 6वां राज्य है, उसका भी अगर उसको भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि बिहार के चुनाव को भी कहा जा रहा है कि कभी भी हो सकता है इन्हीं चुनावों के बीच में हो जाए। ये 6 चुनाव, और 6 में से कोई भी चुनाव क्या लगता है कि जहां बीजेपी जीत सकती है अपने दम पे? प्रशांत टंडन जी, जरा यहां से आगे का विश्लेषण। देखिए राजीव जी, तो पहले तो शिवाजी की प्रतिमा पर आते हैं। नरेंद्र मोदी कितनी भी माफी मांग लें, वो मामला सुलटने वाला नहीं है। और इसमें किसी और को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसके खिलाफ एफआईआर हो गया, कोई ठेकेदार जिसके खिलाफ एफआईआर हो गया, वो बातें अभी सामने आएंगी। उसमें प्रथम दृष्टया जो मामला है कि आप 35 फुट ऊंची प्रतिमा समुद्र के बीच में लगा रहे हैं, जहाँ पे हवा में नमक होता है समुद्र का, तेज हवाएं चलती ही हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा बहुत असामान्य नहीं है समुद्र में। लेकिन आप नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में चुनाव के मद्देनजर इस मूर्ति को आनन फानन में बनवाया गया, गजबाजी की गई, और जिसको ठेका दिया गया, जयदीप आपटे, वो थाने के ही हैं, उनको 3 से 4 फुट की मूर्तियों का बनाने का तजुर्बा था। ये 35 फुट की मूर्ति उनको दे दी गई, क्या मामला है? इसमें अभी बहुत सी बातें खुलनी हैं, एक बात। दूसरी बात कि इसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे तो एक तरफ है, वो तो राजनीतिक पार्टियां, वो तो विरोध कर ही रही हैं। इसमें जो मुख्य विरोध है, जो आंदोलन है वहां चल रहा है, वो संभाजी ब्रिगेड कर रही है। और संभाजी ब्रिगेड न नरेंद्र मोदी की बात मानने को तैयार है, ना वो एकनाथ शिंदे की बात मानने को तैयार है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी पड़ेगी, और उसके बाद भी ये मामला सुलटेगा नहीं। क्योंकि इतने आनन फानन में आपने अगर मूर्ति लगवाई है सिर्फ इसलिए कि मैं उद्घाटन करूं, और जरा बाकी भी चीजों का देखिए जहां जहां उद्घाटन हुए हैं। मैं उस शब्द की चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया पे चलता है, लेकिन राम मंदिर, पानी टपक गया बारिश में, पहली बारिश में छत उसकी चू गई जी। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जहां सिंगोल लाया गया बड़े धूमधाम से, पहली बारिश में नीली बाल्टी नीचे रखी हुई थी मुख्य द्वार के नीचे। तो कितने पुल बह गए बारिश में। तो ये पूरा जो मामला है वो गवर्नेंस के ऊपर सवाल खड़े करता है कि कहीं ना कहीं सरकार चलाने की क्षमता में दिक्कत है, रूल उसके प्रोसीजर्स और रूल में दिक्कत है कि जो बीजेपी के करीब हो, जो हमारा करीब हो, या जो कमीशन दे दे उसको हम काम दे देंगे।
ये चल रहा है, और इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में ये बहुत प्रमुख रूप से आएगा। जी। दूसरी बात जो हेमंत जी ने बात की चिराग पासवान की, और उसके से जुड़ा हुआ एक मामला जातिवाद जनगणना का है। राजीव जी, अब स्थिति ये हो गई है, और यहां से एनडीए के दरार, एनडीए के टूटने का सिलसिला यहां से चालू होता है। इस सरकार की स्थिरता पे सवाल यहां से खड़े होते हैं कि अब विपक्षी क्या, तो विपक्षी दलों क्या, तो आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेजते हो, सहयोगी दल क्या नहीं भेज सकते हो। और क्योंकि चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री का मामला उठाया था, आपको वापस लेना पड़ा। चिराग पासवान जातिवाद जनगणना का मामला उठा रहे हैं, तो आप उनके यहाँ तो ईडी सीबीआई नहीं भेज सकते, सहयोगी दल है, तो आप उनको बदनाम करोगे जी। तो अब उनका चरित्र हनन और बदनाम करने का जो हेमंत जी ने सिलसिलेवार चीजें बताई, वो मैंने भी देखी। हो सकता है कि वो सही भी हो या गलत हो, वो आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन वो कहां से आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। यहां से एनडीए के टूटने का जो सिलसिला है, एनडीए की दरार का सिलसिला यहां से चालू होता है। और जातिवाद जनगणना का मामला, एक और मैं एग्जांपल देता हूं। ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी अभी जो नया बनी है, उसकी पहली मीटिंग हुई, और पहली मीटिंग में जेडीयू ने जातिवाद जनगणना की मांग उठाई, और ये वहां पे चिराग पासवान की पार्टी से भी मांग उठी है, वहां कांग्रेस पार्टी से भी मांग उठी है, और उनके जो उस चेयरमैन है उस कमेटी को, ओबीसी वेलफेयर कमेटी के, बीजेपी के गणेश सिंह, उन्होंने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है कि आप आइए और बताइए, क्योंकि सेंसस का काम शुरू हो चुका है। तो ओबीसी पार्लियामेंट की ओबीसी वेलफेयर कमेटी में जातिवाद जनगणना का मामला एजेंडा में आ चुका है। वहां डीएमके ने सवाल उठाया, डीएमके, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, तमाम पार्टियों ने वहां पे सवाल खड़े किए हैं जातिवाद जनगणना को लेकर, विपक्षी दलों ने भी वहां पे। तो चिराग पासवान भी यही मांग कर रहे हैं, और जातिवाद जनगणना मोदी नहीं कराना चाहते। इसलिए आप देखिए कि लगातार पिछले कुछ दिनों में आपको बहुत सांप्रदायिक चीजें दिखाई दे रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे असम में। उसका रीजन वही है कि इशू को डाइवर्ट करना है, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स दोबारा जीवित हो जाए, इसलिए करें। और उसका दूसरा एक और कारण ये भी है कि अब नरेंद्र मोदी को कमजोर होता देखकर बीजेपी के अंदर आगे बढ़ने की होड़ आ गई है। वो होड़ शुरू हो गई है, उसमें तमाम मुख्यमंत्री और नेता बीजेपी के वो शामिल हो गए हैं कि हम बड़े हिंदू हैं, हम बड़े हिंदुत्व के पैरोकार हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि असम में और उत्तर प्रदेश में खासकर ये अभियान नए सिरे से चालू हो गया है। जी। तो ये सारी बातें इशारा कर रही हैं दो तीन चीजें, एक नरेंद्र मोदी की कमजोरी, दूसरी बात एनडीए के अंदर अब दीवारें बन चुकी हैं, और वो अब यहाँ से राजनीति शुरू होती है कि अब गठबंधन के अंदर जो दरारें हैं वो पैदा हो गई हैं। चिराग पासवान पे आरोप लगाने का यही मतलब है। राजीव जी।